एक दिन तुम अपने संघर्ष पर गर्व करोगे। इसीलिए अभी समय है कर्म करने का, थमने का नहीं। क्योंकि बहुत कुछ खोने के बाद ही पहचान बनती है। यूं ही नहीं जिंदगी किसी की आसान बनती है। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पे। तो आप सभी कर्म करते रहिए, सफलता का फल एक दिन आपको ज़रूर मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली सुबह 8 बजे से समान अध्ययन यानी कि जीके जीएस के सभी विषयों को चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस सेट की क्लास जो मेरे द्वारा कराई जाती है, जो आपके सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हर एक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात यह है कि सभी विषयों को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखते हुए, समझते हुए, ट्रिक एंड टिप्स के साथ याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम पावरफुल पॉलिटी के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यू को करने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा सारे क्वेश्चंस हैं आज आपके, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी ने पहले की क्लासेस नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। पहले की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो कि आपके टॉपिक वाइज हमने सारे क्लासेस में कवर किया है, जो आपके एग्जाम की सफलता दिलाने के लिए आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डे 4 है और इसमें हम लोग संविधान की प्रस्तावना से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन है आपके, जो आप पीवाईक्यू बेस्ड हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी भी कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करते चलिएगा। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आपको बताना है कि जो हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है। ऑप्शंस दिए गए हैं। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम 1935, या आयरलैंड का संविधान, या कैबिनेट मिशन योजना। तो जो हमारा प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ही क्या है हमारी प्रस्तावना का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आइए एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव का आधार क्या था, आइए जानते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही संशोधित होकर वर्तमान में प्रस्तावना बन गया था। तो डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जरूर याद रखिएगा कि क्या है 13 दिसंबर 1946। ठीक है, हर एक डेट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रस्तावना संविधान के मूल दर्शन और आदर्शों को दर्शाती है। ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। The ideal of liberty, equality and fraternity in the preamble has been taken from। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका संविधान या ब्रिटिश संविधान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, किस क्रांति से, तो फ्रांसीसी क्रांति से। बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नारा क्या था, तो समझ लीजिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति 1789 का प्रसिद्ध नारा था। और न्याय की बात करें, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आदर्श रूसी क्रांति 1970 से लिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो हर एक पॉइंट्स को आप याद करते हुए आगे बढ़िए। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा है। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। वो है आपके समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिए। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, या 73वां संविधान संशोधन 1992, या 24वां संशोधन 1971। तो बात करते हैं प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ए इज द राइट आंसर, यानी 42वां अमेंडमेंट 1976 में ही ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976
इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को। एकमात्र संशोधन जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार किया गया है, तो या डेट्स याद रखिएगा कि 1976 में एक बार किया गया था बस। शब्दों की बात करें तो सबसे पहले भारत संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य था, इसके बाद संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, पहले क्या था, तो पहले केवल संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, बाद में चेंज होकर क्या हो गया, संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ठीक है, तो हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रिएम्बल। प्रस्तावना में शब्दों का सही कालानुक्रम में आपको लगाना है इसको क्रम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी और पब्लिक, इसको कैसे याद करेंगे, आइए ट्रिक से याद करते हैं इसको। एस 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 यानी ट्रिपल एस और डी आर इसका ट्रिक है। ठीक है, ट्रिपल एस डी आर इसका ट्रिक है। कैसे समझेंगे इसको, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, तो बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, तो यह क्रम याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसे आगे पीछे करके पूछा जा सकता है। तो इसका ट्रिक मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिपल एस डी आर, ये ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था और आपके एग्जाम्स के लिए हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द preamble of the Indian Constitution start with which of the following phrase। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस वाक्यांश से शुरू होती है। आपके वाक्यांश दिए गए हैं। ऑप्शन है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, भारत एक संप्रभु देश है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, या इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। हम भारत के लोग ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के वाक्यांश से शुरू होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो शक्ति का स्रोत, ये वाक्यांश दर्शाता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। ठीक है, और इसकी प्रेरणा, तो यह विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित होकर इस विचार को लिया गया है, विद द पीपुल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंटेन इन द प्रिएम्बल, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो बात करते हैं प्रस्तावना में कितने न्याय हैं, तो 2 नहीं है, ये तो गलत दिया गया है। ठीक है, रॉन्ग। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है प्रस्तावना में। आइए जान लेते हैं कौन कौन से। तो पहला है सामाजिक यानी सोशल, दूसरा है आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल। धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तीनों आपके प्रस्तावना के 3 प्रकार के न्याय हैं, तो तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्म को इसमें शामिल नहीं किया गया, ये याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड दैट प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। आपको बताना है कि किस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, वेरुबारी यूनियन मामला 1960, या केशवनंदन भारती मामला 1973, या गोलकनाथ मामला 1967, विशाखा मामला 1997। तो आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा केशवनंदन भारती मामला 1973 में ही प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और ये सर्वोच्च न्यायालय में ये बात कही गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर। केशवनंदन भारती 1973 इज द राइट आंसर। बेरुबारी मामला 1960, इसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा कि अगर पूछेगा आपसे कि बेरुबली मामला 1960 में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। ये किस में कहा गया था, तो बेरुबली मामला में कहा गया था।
केशवानंद भारती 1973 कोर्ट ने अपना फैसला बदला और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, बशर्ते मूल ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म रिपब्लिक इन द प्रियम्बल इंडिकेटेड दैट। प्रस्तावना में गणराज्य यानी रिपब्लिक शब्द इंगित करता है। ऑप्शन है आपके, राज्य का प्रमुख वंशानुगत है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, जनता सर्वोच्च शासक है, या संसद सर्वोच्च है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, यानी प्रस्तावना में गणराज्य जो शब्द है ये क्या है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। बी इज द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आइए जान लेते हैं। तो गणराज्य इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह ही वंशानुगत यानी राजा रानी नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। कार्यकाल की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंटेन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 3, 5, 2 या 6। तो अभी हमने पढ़ा कि कितने प्रकार का न्याय था, तो न्याय 3 प्रकार का है। अब आपको बताना है कि कितने प्रकार के स्वतंत्रता हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बी इज द राइट आंसर। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है आपका विचार यानी थॉट्स, दूसरा है अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, और तीसरा है विश्वास यानी बिलीव, और चौथा है धर्म यानी फेथ, और पांचवा है उपासना यानी वर्शिप। तो आपकी प्रस्तावना में ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, याद रखिएगा। अक्सर बच्चे इसे फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 19 से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन प्रस्तावना में ये 5 शब्द याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। एएन पालकीवाला, अर्नेस्ट बारकल, केएम मुंशी या बीआर अम्बेडकर। किसने कहा कि संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एएन पालकीवाला जी ने कहा था। एएन पालकीवाला जी ने ही कहा था कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एएन पालकीवाला प्रसिद्ध न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ थे। अर्नेस्ट बर्कर की बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना का संविधान को की नोट यानी कुंजी नोट कहा था। क्वेश्चन आपके कहीं से भी घुमा फिरा के बनते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान में की नोट यानी कुंजी नोट किसने कहा, तो वो हो जाएगा अर्नेस्ट बर्कल जी ने। किसने कहा था, तो अर्नेस्ट बर्कल जी ने कहा था। केएम मुंशी, तो इन्होंने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप यानी राजनीतिक कुंडली कहा था। ठीक है, केएम मुंशी जी ने क्या कहा, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। तो सभी का नाम आप जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल, व्हाट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म डज इंडिया फॉलो। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। भारत किस प्रकार के समाजवाद का अनुसरण करता है। ऑप्शन है आपके साम्यवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, कंटरपंथी समाजवाद, इनमें से कोई नहीं। तो भारत किस प्रकार के समाजवाद का अनुसरण करता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी सोशलिज्म। बी इज द राइट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पब्लिक और प्राइवेट में विश्वास रखता है। सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट के अनुसार भारतीय समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है जिसका झुकाव गांधीवाद की ओर ज्यादा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉलोइंग द LIC ऑफ इंडिया केस। LIC ऑफ इंडिया मामले के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ऑप्शन है आपके SR बुम्बई मामला 1994, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 या बेरूबरी यूनियन मामला 1960।
गोलकनाथ मामला 1967। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा SM बम्बई मामला 1994। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भिन्न अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। आइए समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो हालांकि केशवानंदन भारती मामला 1973 में इसे अंग माना गया था, यानी जो प्रस्तावना है उसको अंग मान लिया गया था, लेकिन SR बम्बई जो 1994 और LIC ऑफ इंडिया 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो बम्बई मामले में ही धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था, यानी धर्मनिरपेक्षता को क्या किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया था इस मामले में। तो याद रखिएगा बम्बई मामले में। क्वेश्चन नंबर 13, द डेटा ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेनेड इन द प्रियम्बल इज। प्रस्तावना में उल्लेखित संविधान को अपनाने की तिथि क्या है, यानी आपको बताना है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही प्रस्तावना में उल्लेखित संविधान को अपनाने की तिथि है, यानी 26 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रस्तावना की आखिरी लाइन में यह स्पष्ट लिखा गया है कि संविधान सभा में आज की तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और या आत्मसमर्पित है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संतमी और संवत 2006 विक्रमी थी। तो डेट्स बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंटेन्ड इन द प्रीएम्बल। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है, याद रखिए। नहीं वाले क्वेश्चंस को बहुत फोकस के साथ आप ध्यान के साथ आंसर दिया करिए। सामाजिक न्याय का उल्लेख तो प्रस्तावना में हुआ है, तो ये नहीं आंसर हमारा होगा। दूसरा देखा जाए आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय भी हमारे प्रस्तावना में उल्लेख है, और प्रतिष्ठा की समानता ये भी हमारा प्रस्तावना में उल्लेख है। चूंकि हमको यहाँ नहीं बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वयस्क मताधिकार। ठीक है, जो वयस्क मताधिकार है ये हमारे प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, इस हिसाब से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस भी ध्यान रखिएगा, ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा की समानता ये तीनों ही हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित किए गए हैं, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 326 में है, प्रस्तावना में नहीं है। अनुच्छेद याद रखिएगा कि किसमें है, तो 326 में है। 326 में है। प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता यानी इक्वालिटी की बात की गई है। पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर। ठीक है, यानी प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता है, 3 प्रकार का न्याय है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रीएम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट। संविधान व्याख्या में प्रस्तावना उपयोगी है क्योंकि यह, बताना है क्यों यह उपयोगी है। प्रस्तावना में जो संवैधानिक व्याख्या है क्यों ये उपयोगी है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कानून निर्माताओं का वास्तविक उद्देश्य शामिल है। ठीक है, संवैधानिक व्याख्या में प्रस्तावना उपयोगी है क्योंकि इसमें क्या है, कानून निर्माताओं का वास्तविक उद्देश्य शामिल है। ए इज द राइट आंसर। संविधान की कुंजी, जब संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का सहारा लेता है ताकि संविधान निर्माता के दिमाग को समझा जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन्हें भी आप ध्यान से सुन लीजिए कि प्रस्तावना ना तो सरकार की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर रोक लगाती है। यह गैर न्याय संगत है, यानी इसके आधार पर बनाकर कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, यानी नॉट जस्टिफेबल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सेकुलर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, यानी भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ही ध्यान से आप जवाब दीजिए। पहला है कि राज्य का अपना धर्म है, दूसरा है राज्य धर्म विरोधी है, तीसरा है कि सभी धर्मों को राज्य से समान समर्थन प्राप्त है, और लास्ट है आपका चौथा ऑप्शन कि राज्य ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कि सभी धर्मों को राज्य से समान समर्थन प्राप्त है। सी इज द राइट आंसर।
इसे ही हम क्या बोलेंगे, पंथ निरपेक्ष बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, सभी धर्म, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे जो भी हो, सबका समर्थन समानता से करता है, एक समान करता है। ठीक है। सकारात्मक अवधारणा, भारत में सेकुलरिज्म की सकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव। पश्चिमी देशों में धर्म और राज्य पूरी तरह से अलग होते हैं, लेकिन भारत में राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है। यानी हमारे देश में क्या है, सभी धर्मों को एक समान सम्मान दिया जाता है। Which of the following word was not present in the original preamble in 1950? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1950 की मूल प्रस्तावना में मौजूद नहीं थी? कौन सी नहीं थी ये बताना है आपको। यानी 1950 की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें से तो इन चारों में से 3 तो मौजूद थी, लेकिन एक नहीं थी। कौन सी नहीं थी यही आपको बताना है। ऑप्शन है आपके संप्रभु यानी सेवरेन, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य, या इंटीग्रिटी अखंडता। तो 1950 की मूल प्रस्तावना में मौजूद था आपका तो संप्रभुत्व तो मौजूद है, लोकतांत्रिक भी मौजूद है और गणराज्य भी मौजूद है। क्योंकि हमको यहाँ नहीं बताना है तो अखंडता राइट आंसर हो जाएगा। अखंडता 1950 की मूल प्रस्तावना में मौजूद नहीं है, बाकी तीनों मौजूद हैं, ये बातें याद रखिएगा। तो 3 शब्द जो आपके सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता को 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसी में इन तीनों को शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। मूल प्रस्तावना में भारत का एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक पब्लिक कहा गया था। ये भी बात याद रखिएगा कि भारत को मूल प्रस्तावना में सॉवरेन डेमोक्रेटिक पब्लिक कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। The preamble is called the soul of the Constitution. Who among the following give this statement? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसने यह बयान दिया था? ऑप्शन है आपके ठाकुरदास, भागर्व, V.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या लॉर्ड कर्जन। तो किसने कहा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने ही क्या कहा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है और ये संविधान की आत्मा है ये कहा था। और एक बात ध्यान से देख लीजिए कि V.R. अम्बेडकर जी अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो एग्जाम में इन दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आज की क्लास में आप इसे क्लियर कर लीजिएगा कि संविधान में जो ये संवैधानिक उपचार के अधिकार थे ना अनुच्छेद 32 को, उसको हृदय और आत्मा कहने वाले V.R. अम्बेडकर जी थे, लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले ठाकुर प्रसाद भार्गव जी थे। तो कोई कंफ्यूजन आज की क्लास में आपका नहीं होने वाला है, तो आज ही सारी क्लास कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। आइए चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यह कानून की अदालत में परिवर्तनीय नहीं है, यानी आपको बताना है कि प्रस्तावना के बारे में कि यह परिवर्तनीय है या नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं किए बिना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा, यह विधायकी के लिए शक्ति का स्रोत है। तो तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो प्रस्तावना में बात करते हैं कि यह कानून की अदालत का परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, ये हमारा सही है स्टेटमेंट है। दूसरा है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को नष्ट किए बिना, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह विधायकी के लिए शक्ति का स्रोत है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। आइए चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 1 और 2। तो ए इज द राइट आंसर। 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ए इज द राइट आंसर। कथन और कारण वाले हैं। कथन ए में दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी प्रदान करता है, और कारण आर में है कि यह उन मौलिक मूल्यों और दर्शन को समाहित करती है जिस पर संविधान आधारित है। तो ये आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आज के
पैटर्न के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ये कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ही फोकस के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कारण भी सही है, कथन भी सही है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी मामले 1960 में स्पष्ट कहा था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है वहां प्रस्तावना निर्माताओं के उद्देश्यों को समझने में कुंजी का काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मैच दी फॉलोइंग वाले। एक तरफ आपकी सूची शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके अर्थ दिए गए हैं, आपको मैच कराने हैं। चलिए मैच कराते हैं। एक तरफ दिया गया है आपका शब्द और दूसरी तरफ आपके दिए गए हैं अर्थ, तो मैच कराते हैं। सेवरेन यानी संप्रभु, तो ये हो जाएगा आपका आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्रता, यानी ए का 2 हो जाएगा। इसके साथ ही देखते हैं हम गणराज्य, तो गणराज्य का हो जाएगा वंशानुगत शासक का अभाव, तो तीसरा हो जाएगा। और सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, तो अभी हमने पढ़ा है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, धर्म पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो सी का 1 हो जाएगा। और लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक का हो जाएगा जनता के पास सर्वोच्च शक्ति, डी का 4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप सबको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। संप्रभु, भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी बाहरी देश का दबाव नहीं चलेगा। गणराज्य, देश का मुखिया राष्ट्रपति चुना होगा और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये बात इसमें दिया गया है। और पंथ निरपेक्ष, तो सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। और लोकतांत्रिक, तो असली ताकत जनता के हाथ में है, जो वोट देकर सरकार चुनती है। तो हर एक पॉइंट्स को जरूर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बल व्हाट डज फ्रेटर्निटी एम्स टू इंश्योर। प्रस्तावना के संदर्भ में बंधुत्व का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। आपको बताना है कि जो बंधुत्व है उसका उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ठीक है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन इज द राइट आंसर। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द 2 चीजों को सुनिश्चित करने की बात करता है। पहला है व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी, और दूसरा है राष्ट्र की एकता व अखंडता। Which of the following case established that secularism and federalism are the basic feature of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से किस मामले ने यह स्थापित किया कि पंथनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि किस मामले में यह स्थापित किया गया था कि जो पंथनिरपेक्ष है और संघवाद है और इसे भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। ऑप्शन है आपके केशवनंदन भारती मामला, एसआर बम्बई मामला, या मिनवर मिल्स मामला, या वमन राव मामला। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एसआर बम्बई मामले में ही पंथनिरपेक्ष और संघवाद को भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा एसआर मुंबई मामला। फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ जस्टिस एज मेंटेन्ड इन द प्रिएम्बल इन देयर करेक्ट ऑर्डर। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को निम्नलिखित रूपों में उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सही क्रम हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। प्रस्तावना में न्याय का क्रम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसे याद रखने के लिए आप SEP कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपका याद रखिएगा सीक्वेंस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हु डिस्क्राइब इंडिया एज अ sovereign democratic republic which is known as key to the constitution। किसने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया जो संविधान की कुंजी भी है। किसने वर्णित किया था आपको बताना है। ऑप्शन है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, अर्नेस्ट बर्कल, बी आर अम्बेडकर, या KM मुंशी। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने ही भारत को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया था जो कि संविधान की
कुंजी भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी इज द राइट आंसर। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज के स्वरूप को निर्धारित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा उद्देश्य समाहित नहीं है। याद रखिएगा, फिर से नहीं वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। बहुत ही फोकस के साथ सारे आंसर्स आप देते चलिए। तो नहीं पूछ रहा है, आइए जानते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभी हमने कहा कि कौन सा उद्देश्य है, तो विचार की स्वतंत्रता तो है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, ये भी बिल्कुल सही है। और विश्वास की स्वतंत्रता भी है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी हमने पिछले प्रश्नों में किया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता केवल 5 प्रकार की है। कौन कौन से हैं, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये बात याद रखिएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप उन्हें आज क्लियर कर लीजिए कि प्रस्तावना में जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, ठीक है, जबकि इकोनॉमिकल लेबलिटी की बात नहीं की गई है। ये बात ध्यान रखिए, यानी आर्थिक न्याय की बात तो की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द सोशलिस्ट एस्पिरिट? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समाजवादी भावना को दर्शाते हैं? आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो समाजवादी भावना को दर्शाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी डीपीएसपी। यही प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद समाजवादी भावना को दर्शाते हैं। तो ये बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 51, 36 से 51, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अधिकांश अनुच्छेद जैसे 38, 39, 41, 42 और 43 ये सभी समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं जो कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद था ये। इन द प्रीएम्बल द वर्ड इक्वालिटी रेफर्स टू इक्वालिटी ऑफ। प्रस्तावना में समानता शब्द किस प्रकार की समानता को संदर्भित करता है? ऑप्शन है आपके वेल्थ एंड प्रॉपर्टी यानी धन और संपत्ति की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यानी प्रतिष्ठा और अवसर की, फेथ एंड वर्शिप यानी विश्वास और उपासना की, और लास्ट है आपका थॉट्स एंड एक्सप्रेशन विचार और अभिव्यक्ति की। तो प्रस्तावना में समानता शब्द किस प्रकार की समानता को संदर्भित करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिष्ठा और अवसर की, यानी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द 42 अमेंडमेंट 1976। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको आंसर देना है। 42वां अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन सा सही हो जाएगा? इसे प्रस्तावना का अखंडता शब्द जोड़ा गया है। इसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु समाजवाद पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदला गया है। तो 42वां संविधान संशोधन के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2, यानी दोनों क्या है, बिल्कुल सही दिए गए हैं। बोथ 1 और 2 इज द राइट। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन में ही इसे प्रस्तावना के अखंडता शब्द को जोड़ा गया है और इसमें प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में भी बदल दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन पॉलिटी से। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम समझ लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव था। इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बदलाव एक, ये नए शब्द जिसमें इंदिरा गांधी सरकार के दौरान इस संशोधन में प्रस्ताव में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से वो 3 नए शब्द हैं? तो वो हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बदलाव 2, तो दूसरा बदलाव क्या है, क्रम में परिवर्तन हुआ था। तो 1976 से पहले भारत को केवल
संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता था, लेकिन संशोधन के बाद यह बदलकर संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये भी ध्यान दीजिए कि 1950 से लेकर आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, यानी एक ही बार बदला हुआ है, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही प्यारा से ये डिटेल एक्सप्लेनेशन थे जो आप एग्जाम से 1000 बार पूछे जाते हैं। विच ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? ऑप्शन है आपके प्रस्तावना को, या पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को, या पार्ट 4 डीपीएसपी को, या पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज को। किसको संविधान सभा के मैग्ना कार्ट कहा जाता है हमारे संविधान में? तो भाग 3 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्ट कहा जाता है संविधान में, ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दिस इज द राइट आंसर। तो प्रस्तावना आत्मा है, लेकिन भाग 3 को मैग्ना कार्ट कहा जाता है। 1215 में ब्रिटेन के राजा ने नागरिकों को जो अधिकार दिए थे उन्हें मैग्ना कार्ट कहा जाता था। तो ये थे आपके इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके टॉपिक थे संविधान की प्रस्तावना। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने पूरे पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा और सीख लिया होगा। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें यस आई एम सक्सेसफुल, यानी अभी से आपको ये फील करना होगा कि आप अपनी मनपसंद की सरकारी पद पर सेलेक्टेड हो चुके हैं। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा जो आपके टारगेट्स को हासिल करने में हेल्प करेगा। याद रखिए, जैसी हमारी थॉट्स और फीलिंग होती है वही हमारे लाइफ में रियलिटी बनती जाती है। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डेली सुबह आप 8 बजे हमारी इस क्लास को अटेंड ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पावरफुल पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और क्लास को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को, विशाल इन्फो हब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस क्लास को अपने फ्रेंड ग्रुप में, फैमिली मेम्बर्स के पास ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया है, और आपके समान अध्ययन के जितने भी विषय हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या साइंस हो, या कंप्यूटर हो, हर एक सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज कंटिन्यू क्लासेस लाते रहेंगे। तो बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।